हेलो एवरीवन। जैसा कि हम पिछली क्लास में पढ़ रहे थे थायराइड ग्रंथि के बारे में, हमने थायराइड ग्रंथि की एनाटॉमिकल संरचना पढ़ना शुरू कर दिया था। हमने एनाटॉमी के अंतर्गत ग्रॉस एनाटॉमी और हिस्टोलॉजिकल एस्पेक्ट दोनों के बारे में पढ़ा था। एक ब्रीफ रिवीजन देखते हैं। ग्रॉस एनाटॉमी के अंतर्गत हमने उसकी लोकेशन, जो कि नेक रीजन में होता है, लैरिंग्स के थोड़ा आगे और थोड़ा नीचे की तरफ होता है। इसके बाद हमने उसके कलर ब्राउनिश रेड, उसके आकार बटरफ्लाई शेप्ड, उसके वजन 25 से 30 ग्राम, उसके पार्ट्स 2 लोब्स होती हैं, एक इस्थमस होता है, इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। देन डायामीटर्स भी हमने पढ़े थे कि थायराइड का लोब्स का डायामीटर लगभग 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर होता है, जबकि इस्थमस का डायामीटर 1.2 सेंटीमीटर इंटू 1.2 सेंटीमीटर देखने को मिलने वाला है। देन हमने हिस्टोलॉजी मीन्स आंतरिक संरचना के बारे में डिस्कशन किया था। हमने फॉलिकल्स के बारे में बात कही थी कि आंतरिक संरचना में मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स पाए जाते हैं, और उन मिलियंस ऑफ फॉलिकल्स जो होते हैं उनकी आंतरिक संरचना को देखा जाए तो अंदर इंटरनल लाइनिंग पर, इनर लाइनिंग पर एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम फॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। और फॉलिकल्स के इन बिटवीन, बीच में जो खाली स्थान होते हैं, उन जगहों पर पाई जाने वाली कोशिकाओं को हम पैराफॉलिकुलर सेल के नाम से जानते हैं। पैराफॉलिकुलर सेल्स को ही सी सेल्स के नाम से भी जानते हैं, जो कि कैल्सिटोनिन नाम का हार्मोन का निर्माण करती हैं, और हमारी जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं वह T3 और T4 का निर्माण करने वाली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हम एनाटॉमिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत पढ़ चुके हैं और अब हम फिजियोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। फिजियोलॉजी में हम पहली तथ्य ये डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 कैसे होता है। मीन्स T3 और T4 का निर्माण फॉलिकुलर सेल के अंदर कैसे होता है, कि क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या रॉ मटेरियल के मिलने से इस प्रकार के T3 और T4 हार्मोन्स का निर्माण होता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि हमारे फॉलिकुलर सेल को T3 और T4 का निर्माण करने के लिए एक टायरोसिन और साथ ही साथ में आयोडीन मॉलिक्यूल की आवश्यकता होने वाली है। किसकी आवश्यकता होने वाली है? टायरोसिन और आयोडीन। अब यहाँ पर एक तथ्य पर ध्यान दें। हमने शुरुआत में जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना शुरू किया तो हमने शुरू में ये बात कही थी कि हार्मोन्स क्या होते हैं, और हार्मोन्स का क्लासिफिकेशन भी पढ़ा था। तो अगर नोट्स में लिखा हुआ हो तो कॉपी खोल के देखें। हार्मोन्स हमने स्ट्रक्चर के आधार पर 3 प्रकार के हार्मोन्स को डिवाइड किया था। पहला स्टेरॉइड्स से बनने वाले, दूसरा टायरोसिन से बनने वाले, और तीसरे प्रोटीन से बनने वाले। तो यहां याद करें, टायरोसिन से बनने वाले हार्मोन्स में हमने कुछ नाम लिखे थे, T3, T4, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो यहां हमारा जो T3 और T4 हार्मोन जो होता है यह उसी टायरोसिन की मदद से बनने वाला है। तो टायरोसिन प्लस आयोडीन मीन्स आयोडीन भी आवश्यक है। आयोडीन एक मिनरल जो है यह भी आवश्यक होता है थायराइड हार्मोन्स बनने के लिए, T3 और T4 का निर्माण करने के लिए। अब क्या क्या केमिकल रिएक्शंस, क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी उस बारे में बात करते हैं। ये जो प्रक्रियाएं हम डिस्कस कर रहे हैं ये फॉलिकुलर सेल के अंदर होने वाली घटनाएं हैं। एक मॉलिक्यूल टायरोसिन का आएगा और वो आयोडीन से मिलकर मोनो आयोडो टायरोसिन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करने वाला है? वह मोनो आयोडो टायरोसिन का निर्माण करेगा। अब इस मोनो आयोडो टायरोसिन को हम सिंप्लीफाई वे में समझें तो मोनो शब्द का मतलब होता है सिंगल या एक, आयोडो मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल, और टायरोसिन मतलब टायरोसिन मॉलिक्यूल। तो आयोडीन और टायरोसिन के एक एक मॉलिक्यूल्स के मिलने से मोनो आयोडो टायरोसिन का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं, मोनो आयोडो टायरोसिन एक शुरुआती उत्पाद, शुरुआती प्रोडक्ट बना है, लेकिन यह एक्टिव फॉर्म ऑफ थायराइड हार्मोन नहीं है। यह जो एक्चुअल में हार्मोन्स की स्ट्रक्चर है वो ये संरचना नहीं है। इसमें फर्दर और परिवर्तन होते हैं और कुछ रासायनिक गतिविधियां होती हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल टायरोसिन का और एक मॉलिक्यूल आयोडीन का मिलकर मोनो आयोडो टायरोसिन का निर्माण किया। अब बात करते हैं, ये जो मोनो आयोडो टायरोसिन है, ध्यान दें MIT मैंने जो लिखा है वो इसका ही शॉर्ट फॉर्म लिखा है, मोनो आयोडो और टायरोसिन। तो मोनो आयोडो टायरोसिन का जो मॉलिक्यूल बना है उसके अंदर अब दोबारा से एक नया आयोडीन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ जाता है। क्या होने वाला है? एक नया आयोडीन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ने वाला है। तो इससे निर्माण होने वाला है डाई आयोडो टायरोसिन का। अब ध्यान दें,
कि यहाँ पर डाई आयोडो टायरोसिन का तात्पर्य क्या है। डाई से तात्पर्य होता है दो, आयोडो का मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल और टायरोसिन का मतलब टायरोसिन मॉलिक्यूल। तो अब ये जो डाई आयोडो टायरोसिन का निर्माण हुआ है, इसके अंदर आयोडीन के दो मॉलिक्यूल हैं। आयोडीन के दो मॉलिक्यूल कहां से आ गए। आयोडीन का एक मॉलिक्यूल तो यहां पर था, आयोडीन का एक मॉलिक्यूल तो मोनो आयोडो टायरोसिन में था और एक नया आयोडीन का मॉलिक्यूल आकर जुड़ गया। तो अब यहां पर दो आयोडीन मॉलिक्यूल वाला प्रोडक्ट बना है, जिसे हम डाई आयोडो टायरोसिन के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि डाई आयोडो टायरोसिन जो बनता है, यह भी एक्टिव फॉर्म ऑफ हॉर्मोन्स नहीं है, इसमें भी फर्दर परिवर्तन होने वाले हैं। अब फर्दर परिवर्तन ये होगा कि कुछ डाई आयोडो टायरोसिन मॉलिक्यूल के साथ में कुछ मोनो आयोडो टायरोसिन के मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। अब बॉन्डिंग किस में होगी वो समझें। कुछ डाई आयोडो टायरोसिन के मॉलिक्यूल हैं, उनके साथ में कुछ मोनो आयोडो टायरोसिन के मॉलिक्यूल आकर बाइंड हो गए और इससे अब निर्माण होने वाला है, दैट इज ट्राई आयोडो थायरोनिन का। अब ध्यान दें, यहां पर हमने ट्राई आयोडोथायरोनिन लिखा है, जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं। अब यहां पर बिल्कुल कंफ्यूज ना हो कि सर ये डाई आयोडो टायरोसिन के मॉलिक्यूल और फिर मोनो आयोडो नए कहां से आ गए। तो इस तथ्य को समझें। मान लेते हैं कि सबसे पहले हमारे थायराइड ग्रंथि के अंदर, फॉलिकुलर सेल के अंदर एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं 100 टायरोसिन के मॉलिक्यूल थे। कितने टायरोसिन के मॉलिक्यूल। मान लेते हैं 100 टायरोसिन के मॉलिक्यूल थे और 100 ही आयोडीन के मॉलिक्यूल उन सब के साथ में जुड़ गए। तो ऐसी स्थिति में 100 टायरोसिन के मॉलिक्यूल और 100 आयोडीन के मॉलिक्यूल एक एक करके साथ में जुड़ते जाएंगे। तो ऐसा मोनो आयोडो टायरोसिन नाम के प्रोडक्ट कितने बनेंगे, वो भी 100 प्रोडक्ट बनने वाले। 100 कैसे, 100 तो टायरोसिन थे, 100 आयोडीन थे, एक इसमें से आया एक इसमें से आया, दोनों जुड़कर मोनो आयोडो टायरोसिन बन गया। वैसे एक एक करके दोनों के अंदर से आते रहे, दोनों जुड़ जुड़कर मोनो आयोडो टायरोसिन प्रोडक्ट बनाते रहे। तो मान लेते हैं 100 की संख्या में मोनो आयोडो टायरोसिन बन गया। क्लियर। अब ये होता है कि ये जो शुरुआती 100 आयोडीन के मॉलिक्यूल थे वो तो सबके साथ में जुड़ गए, सभी टायरोसिन के साथ में, और ऐसा मोनो आयोडो टायरोसिन नाम का उत्पाद बन गया। अब ये होता है कि अब इन 100 मोनो आयोडो टायरोसिन में से लगभग 70 के आसपास जो है, लगभग 70 मोनो आयोडो टायरोसिन के जो मॉलिक्यूल थे, उन्होंने ये किया कि नया आयोडीन साथ में जोड़ लिया। क्लियर। नया आयोडीन मतलब 100 तो आयोडीन मॉलिक्यूल पहले थे, फिर मिनरल इनटेक के साथ साथ में व्यक्ति की खान पान के आधार पर और आयोडीन मॉलिक्यूल उसके अंदर आया और नए 70 आयोडीन के मॉलिक्यूल फिर से आए, और वो 70 आयोडीन के मॉलिक्यूल जो हैं वो मोनो आयोडो टायरोसिन। हमारे पास मोनो आयोडो टायरोसिन कितने बन गए थे, 100 बन गए थे, लेकिन हमने आगे दोबारा काम में कितने लिए, 70 आगे दोबारा काम में लिए। तो अभी भी हमारे पास कितने पड़े होंगे, अभी भी हमारे पास 30 तो पड़े ही होंगे। क्लियर। तो ध्यान दें, 70 मोनो आयोडो टायरोसिन जो हैं उनके साथ में नए 70 आयोडीन के मॉलिक्यूल जुड़ गए। तो अब क्या प्रोडक्ट बना है, अब डाई आयोडो टायरोसिन बना है, और ये प्रोडक्ट भी कितने बनेंगे, 70 बनने वाले। 70 कैसे, हमारे पास 70 मोनो आयोडो टायरोसिन थे और 70 नए आयोडीन थे, दोनों में से एक एक मॉलिक्यूल आकर जुड़ता रहा, एक मोनो आयोडो टायरोसिन का और एक आयोडीन का। इस आधार पर हमारा डाई आयोडो टायरोसिन का उत्पाद बना है। वो भी कितने बन गए, 70 बन गए। अब ये बताइए, हमारे पास 70 तो डाई आयोडो टायरोसिन पड़े हैं और पहले वाले मोनो आयोडो टायरोसिन बने थे, वो कितने पड़े हुए हैं, वो भी अभी तक 30 बने हुए हैं। तो 70 कहां चले गए, 70 तो आगे प्रोसेसिंग होकर ये उत्पाद बन गया और पहले वाले 30 तो पड़े हुए हैं। अब उनके अंदर से ये होता है कि इन 70 में से लगभग आपके 30 मॉलिक्यूल तो जो हैं डाई आयोडो टायरोसिन के, और 30 जो पहले मोनो आयोडो टायरोसिन के बचे हुए थे, इन दोनों के मिलने से ट्राई आयोडोथायरोनिन बनने वाला है, और इस ट्राई आयोडोथायरोनिन को हम T3 के नाम से जानते हैं।
जो हमारा ये T3 हार्मोन का नाम लिखा गया है, इस T3 को हम ट्राई आयोडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। और ट्राई मतलब 3 होता है, आयोडो मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल। तो ये जो उत्पाद T3 नाम का बना है, इसके अंदर 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल कौन कौन से? हमारे पास डाई आयोडोटायरोसिन में कितने मॉलिक्यूल थे? 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल थे। और मोनो आयोडोटायरोसिन में कितने मॉलिक्यूल हैं? मोनो आयोडोटायरोसिन में 1 मॉलिक्यूल है। इन दोनों के मिलने से ट्राई आयोडोथायरोनिन नाम का उत्पाद बना, जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो मोनो आयोडोटायरोसिन थे, जो कि 100 की संख्या में थे, उनका इस्तेमाल तो पूरा हो गया। वापस से बोल रहा हूं, इस्तेमाल कहां हुआ वो समझें। अगर हमारे पास में 100 मोनो आयोडोटायरोसिन थे, तो हमने 70 मोनो आयोडोटायरोसिन तो यहां लगा दिए और 30 मोनो आयोडोटायरोसिन यहां लगा दिए। मतलब मोनो आयोडोटायरोसिन का इस्तेमाल तो पूरा हो गया। अब बात करते हैं डाई आयोडोटायरोसिन के बारे में। डाई आयोडोटायरोसिन कितने थे? 70 थे, लेकिन हमने इस्तेमाल तो कितनों का किया है? 30 का ही किया है। तो इसका मतलब हमारे पास अभी भी एक उत्पाद बचा हुआ है, वो होता है डाई आयोडोटायरोसिन। और कितने बचे हुए हैं? 70 बने थे, 30 इस्तेमाल हो गए, तो 40 मॉलिक्यूल अभी भी बचे हुए हैं। उन 40 का क्या होगा वो समझें। अब जो बचे हुए डाई आयोडोटायरोसिन हैं, वह आपस में बॉन्डिंग बना लेंगे। मतलब वह 20 डाई आयोडोटायरोसिन प्लस 20 डाई आयोडोटायरोसिन मिलकर आपस में टेट्रा आयोडोथायरोनिन का निर्माण करने वाले हैं। किसका निर्माण करेंगे? टेट्रा आयोडोथायरोनिन, जिसे हम T4 के नाम से जानते हैं। और इसी को विशेष तौर पर थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं। तो इस हार्मोन को हम थायरोक्सिन के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन भी बोल सकते हैं। और टेट्रा आयोडोथायरोनिन मतलब इसे हम T4 के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो यहां पूरी गणित समझ में आ गई होगी कि सर कौन कौन से मॉलिक्यूल कहां कहां से आए और किन किन की बॉन्डिंग से क्या क्या उत्पाद बनने वाले हैं। तो अब सीधा सवाल ये आ सकता है कि अगर एक थायराइड ग्रंथि की फॉलिकुलर सेल T3 हार्मोन का निर्माण करती है, तो उसमें कितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल होते हैं? तो जवाब होना चाहिए कि उसके अंदर 2 डाई आयोडो वाले और 1 मोनो आयोडो वाला। मतलब T3 बनने के लिए 3 आयोडीन मॉलिक्यूल आवश्यक होते हैं, और 3 आयोडीन मॉलिक्यूल उसके अंदर होते हैं, इसीलिए उसका नाम T3 रखा गया है। क्लियर? और यहां T4 जो होता है, जिसे हमने टेट्रा आयोडोथायरोनिन का नाम दिया है, उसके अंदर डाई आयोडोटायरोसिन मतलब 2 मॉलिक्यूल तो डाई आयोडो वाले और 2 मॉलिक्यूल इस डाई आयोडोटायरोसिन वाले, जो दोनों 2-2 मिलकर 4 आयोडीन मॉलिक्यूल वाला उत्पाद बनता है, जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। और इसी को थायरोक्सिन के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ द T3 एंड T4 के बारे में। पूरी घटना को ध्यान से सुने, समझें और याद रखें। क्लियर? पहला कौन सा मॉलिक्यूल चाहिए था? टायरोसिन। साथ में क्या चाहिए था? आयोडीन। कितने कितने उत्पाद प्रोडक्ट थे हमारे पास में? 100 टायरोसिन थे। 100 कर क्या उत्पाद बन गया? मोनो आयोडोटायरोसिन बना। और मोनो आयोडोटायरोसिन नाम के कितने प्रोडक्ट बने? वो भी 100 ही बने। अब 100 दोनों मिल गए, तो 200 बनने चाहिए थे कि 100 बनने चाहिए थे? तो जवाब होना चाहिए कि 100 ही बनने चाहिए थे। और 100 इसलिए बनने चाहिए थे क्योंकि दोनों में एक एक मिलकर प्रोडक्ट बनता है, दोनों का एक एक मिलकर आगे प्रोडक्ट का निर्माण होगा, इसलिए मोनो आयोडोटायरोसिन नाम के 100 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। इन 100 में से हमने 70 यहां पर लगा दिए, आगे और इन्वेस्ट कर दिए, 70 यहां पर लगा दिए, और नए 70 आयोडीन मॉलिक्यूल शरीर से आए, और उनके जुड़ने से डाई आयोडोटायरोसिन नाम का प्रोडक्ट बन गया। अगर 70 आगे निवेश किए हैं, तो बचे हुए कितने हैं? 30 अभी भी हमारे पास में मोनो आयोडोटायरोसिन वाले प्रोडक्ट पड़े हुए हैं। इन 70 के आयोडीन के साथ मिल जाने से कौन सा उत्पाद बना है? डाई आयोडोटायरोसिन नाम का उत्पाद का निर्माण हुआ है। उसके भी कितने मॉलिक्यूल? 70 मॉलिक्यूल। तो अब हमारे पास में 2 प्रोडक्ट हैं। कौन कौन से?
30 तो हमारे पास मोनो आयोडो टायरोसिन पड़े हुए हैं और 70 हमारे पास पड़े हुए हैं डाई आयोडो टायरोसिन। अब इनका फर्दर इस्तेमाल कैसे किया? उन 70 डाई आयोडो टायरोसिन में से 30 डाई आयोडो टायरोसिन आगे और इन्वेस्ट कर दिए। किसके साथ में? जो बचे हुए 30 मोनो आयोडो उनके साथ में मिला लिए, तो उन दोनों के मिलने से नया प्रोडक्ट बना। वो कौन सा होता है? ट्राई आयोडोथायरोनिन होता है, जिसे हम T3 के नाम से जानते हैं। और जो 40 डाई आयोडोटायरोसिन बच गए थे, उनमें 20-20 आपस में मिलकर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम T4 बोलते हैं, जिसे हम टेट्रा आयोडोथायरोनिन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4 नाम का टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द T3 एंड T4। क्लियर? अब हमारा डिस्कशन होने वाला है फंक्शंस ऑफ द T3 एंड T4 हार्मोन। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारे शरीर में जब भी T3 और T4 रिलीज होता है तो वो फंक्शन क्या करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्लियर? अब एक और बात ध्यान दें, T3 और T4 में से ज्यादा एक्टिव फॉर्म जो होती है, जो आगे जाकर ज्यादा एक्टिवली फंक्शन करने वाली फॉर्म जो है, वो T3 होने वाली है। और जो ज्यादा स्टोरिंग फॉर्म के तौर पर जो ज्यादा जमा रहने वाली फॉर्म जो होती है, वो T4 होती है। मात्रा की दृष्टि से देखें, क्वांटिटी के अंतर्गत हम देखें तो T4 की क्वांटिटी ज्यादा होती है और T3 की क्वांटिटी कम होती है। मीन्स ज्यादा T4 होगा और थोड़ा बहुत T3 होगा। लेकिन जब आगे मोर्चा संभालने की, जब काम करने की बारी आएगी, तो पहले किसको आगे किया जाएगा? पहले जो T3 वाला हार्मोन है वही आगे फंक्शन करता है। और जब अगर T3 फंक्शन करता हुआ आगे मेटाबोलाइज या यूटिलाइज हो जाता है, तो वो T4 जो होता है वह अपने आप के अंदर से एक आयोडीन मॉलिक्यूल को त्याग कर खुद को T3 में कन्वर्ट करता है और वह जाकर एक्टिवली फंक्शन दिखाने वाला है। तो इसका मतलब याद रखें कि अगर ये पूछा जाए कि थायराइड हार्मोन्स में से कौन सा हार्मोन एक्टिवली फंक्शनिंग होता है, ज्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो वो इन दोनों में से T3 हार्मोन जो होता है वो ज्यादा एक्टिवली फंक्शन करने वाला हार्मोन होने वाला है। क्लियर? और स्टोरिंग फॉर्म कौन सी है, कौन से हार्मोन की मात्रा ज्यादा होती है, तो जवाब होना चाहिए कि T4 की मात्रा ज्यादा होती है और वह जमा रहता है और आवश्यकता पड़ने पर वह T3 के अंदर कन्वर्ट होकर मोर्चा संभाल सकता है। क्लियर? अब बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि अगर T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है, सर्कुलेशन में आता है, तो वो शरीर में कौन कौन से कामों को प्रभावित करेगा। तो यह T3 और T4 हमारे शरीर में बहुत सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन द BMR। किसको प्रभावित करने वाला है? यह BMR को प्रभावित करने वाला है, मीन्स बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR का तात्पर्य समझें। BMR का मतलब होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका तात्पर्य है कि हम एक सामान्य अवस्था में, जिसमें हम कोई एक्टिवली फिजिकल बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं और रेस्टिंग अवस्था में भी हमारे शरीर के अंदर कुछ मेटाबॉलिक गतिविधियां, मींस न्यूट्रिएंट्स को पचाने की, न्यूट्रिएंट्स को मेटाबोलाइज करने की घटना चलती रहती है, जिसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो हमारी एक सामान्य अवस्था के अंतर्गत भी हमारे शरीर में मेटाबॉलिक गतिविधियां चलती रहती हैं। उनको रेगुलेट करना, उन्हें सामान्य बनाए रखना, इसके ऊपर प्रभाव होता है हमारे T3 और T4 हार्मोन का। अब आती है बात कि उसके ऊपर प्रभाव अगर रहता है तो प्रभाव क्या रहता है कि ये हार्मोन जाकर उन मेटाबॉलिक गतिविधियों को थोड़ा स्टिमुलेट करके बढ़ावा देता है, या ये हार्मोन जाकर उन मेटाबॉलिक गतिविधियों को जाकर थोड़ा रोकता है, ये समझना जरूरी है। तो यहां ध्यान दें, जो हमारे शरीर में सामान्य मेटाबॉलिक गतिविधियां हैं उनके ऊपर T3 और T4 हार्मोन ये प्रभाव डालता है कि यह इन मेटाबॉलिक गतिविधियों को इंक्रीज्ड करवा देता है। क्या करवाने वाला है?
इंक्रीज करवाने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखना है, क्योंकि आगे अन्य फंक्शन में भी इसको हम यूटिलाइज करने वाले हैं। तो ध्यान दें, हमारे शरीर में जो रूटीन न्यूट्रिएंट को पचाने या न्यूट्रिएंट को मेटाबोलाइज करने की गतिविधियां जो चलती हैं, उनके अंदर आकर T3 और T4 ये योगदान देते हैं कि उन मेटाबॉलिक गतिविधियों को स्टिमुलेट कर देते हैं, उनको बढ़ावा देते हैं। इसलिए हमने लिखा है कि पहला फंक्शन तो ये होता है कि हमारा T3 और T4 बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है। अब आती है बात दूसरे फंक्शन के बारे में। हम दूसरा फंक्शन अगर लिखें तो दूसरा इफेक्ट होता है ऑन बॉडी टेम्परेचर। हमारा T3 और T4 जो होता है वह बॉडी टेम्परेचर पर भी प्रभाव डालने वाला है। अब बात करते हैं कि बॉडी टेम्परेचर पर क्या प्रभाव होगा। अब बॉडी टेम्परेचर पर प्रभाव समझना बहुत सिंपल सा एस्पेक्ट है। सिंपली आप ये सोचें कि अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी गतिविधियां, अगर बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, आप ज्यादा तेज भागने लगते हैं या ज्यादा भारी वजन उठाने लगते हैं, अगर किसी भी प्रकार से शरीर की फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में शरीर का तापमान बढ़ता है कि कम होता है। तो आपका जवाब होगा कि सर अगर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो हीट जनरेट होगा और ऐसी स्थिति में बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने वाला है। तो सेम यहां पर हमारा T3 और T4 भी जो होता है वह बॉडी टेम्परेचर पर प्रभाव ये डालता है कि यह बॉडी टेम्परेचर को भी बढ़ावा देगा, इंक्रीज करने की तरफ कोशिश करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा बुखार आता रहेगा। उसमें क्या लॉजिक है वो समझें। होता यह है कि जब T3 और T4 हार्मोन रिलीज होता है तो यह शरीर में जाकर सभी मेटाबॉलिक गतिविधियों को इंक्रीज कर देता है। जितना ज्यादा मेटाबॉलिक गतिविधियां होंगी, जितनी शरीर में रासायनिक गतिविधियां होंगी, उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा और जितना ज्यादा हीट जनरेट होगा उतना बॉडी टेम्परेचर को बढ़ावा मिलने वाला है। मीन्स बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने वाला है। तो क्या हमारा T3 और T4 रिलीज होते ही हमें बुखार आ जाता है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे शरीर में तापमान को नियंत्रित करने वाला सेंटर होता है जिसे हम टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर बोलते हैं। यह हाइपोथैलेमस में पाया जाता है और वह अगर ज्यादा हीट जनरेट होती है तो वो शरीर से थोड़े हीट का लॉस करवाकर तापमान को नियंत्रण में लाकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखता है। अब यह भी जानकारी आपको क्लियर होगी कि अगर शरीर को अपना तापमान 37 डिग्री बनाए रखना है तो उसको कौन सा काम आना चाहिए? हीट जनरेट करने वाला काम आना चाहिए या हीट लॉस वाला काम आना चाहिए? तो आपका सिंपल जवाब यही होगा कि सर अगर तापमान को संतुलित रखना है तो दोनों घटनाएं जरूरी हैं। मीन्स अगर हम कहें कि हमारा शरीर हीट लॉस करना ही जानता है, हीट बनाना जानता ही नहीं है, तो क्या हमारा शरीर हाइपोथर्मिया में जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। तो यहां पर यह तथ्य इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर का तापमान 37 डिग्री रखने में दोनों घटनाएं जरूरी हैं। बॉडी को हीट जनरेट करना भी आना चाहिए और हीट लॉस करना भी आना चाहिए। यहां T3 और T4 कौन से फंक्शंस को बढ़ावा देते हैं? हीट जनरेट करने वाली प्रक्रियाओं को बढ़ावा देते हैं। तो फिर उसे कंट्रोल मेंटेन कौन रखता है तापमान को? तो वो हाइपोथैलेमस रखता है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके तीसरे फंक्शन के बारे में कि बॉडी टेम्परेचर के अलावा इसका तीसरा फंक्शन क्या होने वाला है। तो इसका तीसरा फंक्शन होता है ऑन आरबीसी फॉर्मेशन। तीसरा फंक्शन होता है आरबीसी फॉर्मेशन के ऊपर। तो आरबीसी फॉर्मेशन पर क्या प्रभाव होगा इस बारे में हम बात करते हैं। हमारे शरीर में आरबीसी फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। एरिथ्रोपोइसिस घटना आपने हेमेटोलॉजी के अंतर्गत पढ़ी और सुनी होगी, जिसके लिए हमारा एक विशेष हार्मोन इरिथ्रोपोइटिन आवश्यक होता है। तो यहां पर T3 और T4 का क्या योगदान है? तो T3 और T4 डायरेक्टली जाकर उस एरिथ्रोपोइटिक पाथवे में इंक्लूड तो नहीं होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर एरिथ्रोपोइसिस की घटना नॉर्मल चलती रहे, इसके लिए एक नॉर्मल लेवल का T3 और T4 होना जरूरी है।
मतलब प्रत्यक्ष रूप से जाकर उस एरिथ्रोपोइसिस के पाथवे में तो यह पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन उस पाथवे को सुचारू रूप से चलाना है या बेटर तरीके से पूरा करवाना है, तो उसके लिए शरीर में T3 और T4 का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। अगर T3 और T4 नॉर्मल रहेगा तो यह एरिथ्रोपोइसिस घटना को बढ़ावा देगा, और अगर T3 और T4 कम हो गया तो एरिथ्रोपोइसिस की घटना ठीक से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हो पाएगी, जिससे आरबीसी फॉर्मेशन की प्रक्रिया कम होने वाली है, डिक्रीज होने वाली है। तो यहां आरबीसी फॉर्मेशन पर प्रभाव लिखें तो यहां पर मतलब याद होना चाहिए कि यह हार्मोन जो होते हैं यह स्टिमुलेट करते हैं, और किसको स्टिमुलेट करते हैं? एरिथ्रोपोइसिस की घटना को। कौन सी घटना को? यह एरिथ्रोपोइसिस की घटना को स्टिमुलेट करते हैं, उसे बढ़ावा देते हैं, और उससे एक प्रॉपर तरीके से, एक ठीक ढंग से आरबीसी का सिंथेसिस हो पाता है। मीन्स अगर मैं यहां पर एक बात और ऐड करूं कि अगर आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए शरीर में T3 और T4 का नॉर्मल होना जरूरी है, तो फिर अगर थायराइड ग्रंथि की बीमारी हो जाए तो क्या उससे हमारे खून में आरबीसी की मात्रा पर भी प्रभाव पड़ेगा? तो यहां याद रखें, इसका प्रभाव जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि अब तक हमने जितने हाइपरथायरॉयडिज्म या हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज देखे हैं उन सब के अंदर ब्लड के अंदर आरबीसी की मात्रा भी जरूर प्रभावित होने वाली है। अब प्रभावित क्या होगी, यहां पर उस लक्षण को भी देख लें। अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति में T3 और T4 बहुत ज्यादा है, मीन्स हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो आपके हिसाब से इस प्रक्रिया को क्या फर्क पड़ेगा? अगर हार्मोन होता तो आरबीसी फॉर्मेशन की घटना को स्टिमुलेट करता, अगर बहुत ज्यादा है तो क्या होगा? तो यह प्रक्रिया बहुत अधिक स्टिमुलेट होने वाली है, इसलिए हाइपरथायरॉयडिज्म के मरीजों के अंदर हमें पॉलीसाइथीमिया देखने को मिला है। और वहीं अगर मैं कहूं कि मरीज को एक दूसरी बीमारी है जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, मींस T3 और T4 की मात्रा बहुत कम हो गई है, अगर T3 और T4 की मात्रा कम है तो क्या इसका प्रभाव भी आरबीसी फॉर्मेशन पर पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ने वाला है, क्योंकि जितने भी हाइपोथायरॉयडिज्म के मरीज दिखते हैं, अगर हार्मोन कम है तो एरिथ्रोपोइसिस की घटना स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी, जिससे एरिथ्रोपोइसिस की घटना कम हो जाएगी, आरबीसी का निर्माण कम संख्या में होगा, जिससे हाइपोथायरॉयडिज्म वाले मरीजों में एनीमिया होने की संभावना होती है। तो ध्यान दें कि आरबीसी फॉर्मेशन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए हमारा आरबीसी फॉर्मेशन सुचारू रूप से होता रहे, इसके लिए हमारे शरीर में T3 और T4 का सामान्य मात्रा में होना बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे इसके चौथे फंक्शन के बारे में। इसका चौथा फंक्शन होता है इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। अब इस बात पर ध्यान दें, हमने जब ग्रोथ हार्मोन को पढ़ा था, थोड़ा पिछला पढ़ा हुआ रिकॉल करें, वापस याद करने की कोशिश करें। हमने जब ग्रोथ हार्मोन पढ़ा था तो ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन के अंदर भी हमने लिखा था कि हमारा ग्रोथ हार्मोन शरीर में मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है। उसी समय हमने एक तथ्य डिस्कस किया था कि जब भी किसी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म के ऊपर प्रभाव या इन्फ्लुएंस की बात करेंगे तो तीन वस्तुओं का मेटाबॉलिज्म प्रभावित होगा। पहला प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, दूसरा फैट मेटाबॉलिज्म, और तीसरा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो यहां पर भी ध्यान दें, हमारा T3 और T4 हार्मोन अगर मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करता है तो तीनों न्यूट्रिटिव एलिमेंट का मेटाबॉलिज्म प्रभावित करेगा। तो यहां पर भी तीनों तथ्यों को समझना होगा कि प्रोटीन के ऊपर T3 और T4 का क्या प्रभाव है, फैट पर क्या प्रभाव है, और कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव है। तो एक एक करके समझना शुरू करते हैं। इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म के अंदर हम पहला डिस्कशन करते हैं ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। क्लियर? इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म, जो हम चौथा फंक्शन पढ़ रहे हैं उसके अंदर 3 पॉइंट पढ़ेंगे, प्रोटीन के ऊपर, फैट के ऊपर और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो यहां पहला तथ्य हमने लिखा है कि ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इसका क्या प्रभाव होता है। तो यहां ध्यान दें, हमारा T3 और T4 हार्मोन जो होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देने वाला है? यह हमारे शरीर में
प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है। अब प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देना मतलब क्या होगा कि यह T3 और T4 हार्मोन शरीर में बहुत सारे अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करता है। अमाइनो एसिड्स को इकट्ठा करके उससे प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अब ध्यान दें, अगर प्रोटीन का निर्माण होगा, अधिक से अधिक प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन क्या काम आता है? प्रोटीन हमारा शरीर ज्यादातर उसे एनर्जी के लिए, कैलोरीज प्राप्त करने के लिए तोड़ता है, या फिर प्रोटीन का इस्तेमाल बॉडी बिल्डिंग में होता है, टिश्यूज फॉर्मेशन में होता है? तो जवाब होगा कि सर प्रोटीन का इस्तेमाल टिश्यू फॉर्मेशन में, बॉडी बिल्डिंग ऑर्गन्स बनाने के अंदर इस्तेमाल होने वाला है। तो इसका मतलब जो T3 और T4 होता है यह प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, जिससे टिश्यू फॉर्मेशन को बढ़ावा मिलता है। इसका मतलब क्या T3 और T4 भी शारीरिक ग्रोथ में, शारीरिक वृद्धि में योगदान देते हैं या नहीं देते हैं? तो जवाब होना चाहिए कि T3 और T4 का भी फिजिकल ग्रोथ में जरूर हिस्सेदारी होती है, क्योंकि यह भी प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ावा देकर टिश्यू फॉर्मेशन की घटना को बढ़ाते हैं। तो अगर आपको पास सवाल पूछ लिया जाए कि हमारे शारीरिक विकास के अंदर, फिजिकल ग्रोथ के अंदर सबसे ज्यादा और मेन रोल किसका है, तब तो आपका जवाब होगा ग्रोथ हार्मोन। कि फिजिकल ग्रोथ, उसमें ग्रोथ हार्मोन का प्राइमरी सबसे पहला और महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन अगर यह कहा जाए कि ग्रोथ हार्मोन के साथ साथ और दूसरे कौन से हार्मोन का हमारे शारीरिक विकास के अंदर योगदान होता है, तो तब जवाब होना चाहिए कि T3 एंड T4 मीन्स थायराइड ग्रंथि के हार्मोन भी शारीरिक विकास के लिए सहायक होते हैं। क्लियर? सहायक हैं तो मेन कौन काम कर रहा है? मेन तो ग्रोथ हार्मोन हमारे फिजिकल ग्रोथ के लिए जिम्मेदार था, लेकिन साथ ही साथ T3 T4 भी फिजिकल ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला काम करते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव के बाद में। अब हम डिस्कस करेंगे इसका दूसरा तथ्य, ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद में हम बात करेंगे ऑन फैट मेटाबॉलिज्म, क्या प्रभाव पड़ता है। तो फैट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव समझें। फैट के ऊपर इसका विशेष दोहरा प्रभाव होता है। दोहरा प्रभाव मीन्स यह दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है फैट मेटाबॉलिज्म को। दो तरीके से कैसे वो समझें। सबसे पहला तरीका तो यह होता है कि यह फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देने वाला है? यह फैट के ब्रेकडाउन को बढ़ावा देता है। मीन्स जो टिश्यूज में, जो ऑर्गन्स के अंदर जमा फैट होगी, यह उसके तोड़ने की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर ये हार्मोन जो है T3 और T4 अगर ये फैट ब्रेकडाउन करवाते होंगे तो फैट ब्रेकडाउन से क्या बनता होगा? तो जवाब होगा कि सर फैट ब्रेकडाउन अगर होगा तो उससे फैटी एसिड्स का निर्माण होता होगा। किसका निर्माण होता होगा? फैटी एसिड्स का निर्माण होता है, जिससे खून में फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ने लगेगी। लेकिन हमारा शरीर आगे फर्दर मेटाबॉलिज्म ये होगा कि उन फैटी एसिड्स का मेटाबोलाइज होकर उससे एनर्जी प्राप्त होने वाली है। तो ध्यान दें, हमारे T3 और T4 ने फैट पर पहला प्रभाव तो ये डाला है कि उसने शरीर में जमा फैट को तोड़ना शुरू कर दिया, फैट का ब्रेकडाउन करवा दिया, जिससे फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ने लगी। यहां फैटी एसिड्स की मात्रा बढ़ने की बात हम कहां पर कर रहे हैं? टिश्यूज में या खून में? तो जवाब होना चाहिए सर कि टिश्यूज के अंदर तो फैट जमा थी। जो हमारे ऑर्गन्स टिश्यूज हैं उनमें तो फैट जमा थी, हार्मोन ने जाकर उनको तोड़ तोड़ कर खून में लाया है। अब तोड़ तोड़ कर खून में लाया तो टूटा हुआ प्रोडक्ट क्या है? फैटी एसिड है। ये कहां आया? तो खून में आया, और फिर खून में फर्दर मेटाबॉलिज्म से फिर फैटी एसिड्स को भी तोड़ा गया। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है? हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो अब बात करें कि एक फैट के मॉलिक्यूल को अगर तोड़ा जाएगा तो कितना एनर्जी मिलेगा? तो सभी जानते होंगे कि 9 किलो कैलोरीज हमें एनर्जी प्राप्त होने वाला है। क्लियर? अब बात करते हैं इसके दूसरे प्रभाव पर कि फैट के ऊपर हमारे इस T3 और T4 का दूसरा प्रभाव क्या है। तो दूसरा प्रभाव यह है कि यह शरीर के अंदर, खून के अंदर जो बैड हानिकारक फैट है,
जिसे हम कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, तो यह कोलेस्ट्रॉल के लेवल को डिक्रीज करवाने के लिए जिम्मेदार है। तो ध्यान दें, ये हमारा जो T3 और T4 हार्मोन है, यह ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज में जमा फैट है उसे तो तोड़कर खून में लाता है। तो फिर ये नहीं सोचना है कि सर अगर T3 और T4 टिश्यूज में जमा फैट को खून में तोड़कर लाता होगा तो खून में लाएगा अगर फैट को, तो फिर खून में फैट बढ़ेगी जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और उससे हाइपरटेंशन जैसी एथेरोस्क्लेरोसिस जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे शरीर में T3 और T4 नॉर्मल है, आवश्यकता जितनी है उतना T3 और T4 है, तो वो टिश्यूज में जमा फैट को तोड़कर एनर्जी तो दिलाएगा ही, और साथ ही साथ खून के अंदर भी जो हानिकारक फैट है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसको भी मेटाबोलाइज करके खत्म करेगा, उसकी मात्रा को बढ़ने नहीं देगा, उस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करवाएगा। मतलब हमारा T3 और T4 दो जगहों से फैट को खत्म करने की, हटाने की कोशिश कर रहा है। कहां कहां पर? एक तो टिश्यूज के अंदर जो ऑर्गन में बहुत ज्यादा फैट जमा थी उसे तोड़कर एनर्जी में कन्वर्ट करा देता है, और साथ ही साथ जो खून के अंदर पहले से जो हानिकारक फैट थी जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं उसके लेवल को भी कम करवाता है, उसे भी तोड़कर मेटाबोलाइज करने वाला है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम इसका तीसरा प्रभाव, और इसका तीसरा प्रभाव होता है ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तीसरा किस पर प्रभाव होने वाला है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। अब कार्बोहाइड्रेट जब भी नाम आता है तो हमें क्या याद होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट मतलब हम ग्लूकोज की बात कर रहे हैं कि हमारा T3 और T4 हार्मोन जो है यह खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल पर क्या प्रभाव डालता है, ग्लूकोज की मात्रा को कैसे प्रभावित करने वाला है। तो अगर आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ, जो शाश्वत सत्य हमने शुरुआत में ही कहा था कि ग्लूकोज के ऊपर या कार्बोहाइड्रेट पर कोई से भी हार्मोन का प्रभाव आए, तो हमें एक यूनिवर्सल बात याद रखनी है कि शरीर में एकमात्र इंसुलिन ही ऐसा हार्मोन है जो खून के अंदर शुगर के लेवल को कम करवा सकता है, ग्लूकोज की मात्रा को कम करवा सकता है। बाकी जितने हार्मोन हैं वो सब के सब खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़वाते ही हैं। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि T3 और T4 का कार्बोहाइड्रेट पर क्या प्रभाव होगा, तो यह भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ावा देता है। क्या करने वाला है? यह भी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अब सोचने वाली बात है कि T3 और T4 खून में ऐसा क्या करते हैं कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यह ऐसे कौन से फंक्शन को प्रभावित करते हैं? तो यहां पर हम आगे तथ्य डिस्कस करते हैं कि T3 और T4 किन घटनाओं के माध्यम से, किन गतिविधियों के माध्यम से खून के अंदर T3 और T4 की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो पहला तथ्य है कि इट इंक्रीजेस द एब्जॉर्प्शन of glucose, increases the absorption of glucose from the GIT। अब पूरे सेंटेंस को हम डिस्कस करते हैं। हमने लिखा है कि रिजल्ट तो हमने पहले लिख दिया है। रिजल्ट ये है कि T3 और T4 जब भी आएगा तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ाएगा। फिर दिमाग में सवाल आया कि सर ऐसा क्या हुआ, T3 T4 ने ऐसा शरीर में कौन सी घटनाओं को अंजाम दिया जिससे खून में ग्लूकोज ज्यादा आ गया? तो पहला उसका रीजन होता है कि इट इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन। T3 और T4 जो होता है यह एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसका एब्जॉर्प्शन? ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। कहां से बढ़ाता है? GIT ट्रैक्ट से। मीन्स हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर T3 और T4 जाकर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। तो फिर दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर GIT में ग्लूकोज कहाँ से आया? तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाला आंसर है कि जो भी हम डाइटरी इनटेक ले रहे हैं, जो भी हम खाद्य सामग्रियां खा रहे हैं, उनके माध्यम से खाना GIT ट्रैक्ट में गया और GIT ट्रैक्ट में हार्मोन ने आकर ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा दिया। अगर हमारे खाने के अंदर जो ग्लूकोज था, GIT के अंदर ये हार्मोन अगर उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है
तो एब्जॉर्ब होकर जाएगा कहां पर, तो खून में जाएगा। अगर ग्लूकोज खून में गया तो उसकी मात्रा कैसी होने वाली है, बढ़ने वाली है। क्लियर? ये तो होता है पहला प्रभाव। और भी दो घटनाओं के माध्यम से ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा मिलता है, और दो घटनाएं कौन सी हैं वो समझें। T3 और T4 कार्बोहाइड्रेट पर दूसरा काम ये करते हैं कि यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना को बढ़ावा देते हैं। कौन सी घटना को? यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह T3 और T4 जो होता है यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की घटना को भी बढ़ावा देते हैं। कौन सी घटना को? यह ग्लूकोनियोजेनेसिस की घटना को भी बढ़ावा देते हैं और ग्लाइकोजिनोलाइसिस को इंक्रीज करते हैं। अब कुछ लोगों ने तो इन टर्म के बारे में सुना होगा और कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा, तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले इन दोनों को मैं डिस्कस करूं कि इन्होंने शुगर कैसे बढ़ाया, उससे पहले हम 3-4 टर्म डिस्कस करते हैं। और वो 3-4 टर्म कौन सी हैं वो समझें। पहला तो होता है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? ये टॉपिक से एडिशनली है, एक्स्ट्रा है आपके समझने के लिए, वो ध्यान दें। एक घटना होती है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी होती है ग्लाइकोजेनेसिस, तीसरी घटना होती है ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और चौथी घटना होती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो हमने 4 टर्म लिखी हैं, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान दें, इन चारों टर्म को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे इस T3 T4 के अंतर्गत तो ये आए ही हैं, और साथ ही साथ आगे हम बहुत सारे अलग हार्मोन्स जब पढ़ेंगे, चाहे इंसुलिन पढ़ें, ग्लूकागॉन पढ़ें, स्टीरॉयड हार्मोन पढ़ें, हमेशा इन तथ्यों का, इन टर्म का इस्तेमाल होने वाला है। तो इसके लिए आपको इनका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमने लिखा है ग्लाइकोलाइसिस। क्लियर? इसके अंतर्गत समझें, सबसे पहले एक शब्द का मीनिंग क्लियर करें। लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। क्लियर? और यहां पर किसका ब्रेकडाउन हो रहा है? ग्लाइको मतलब ग्लूकोज। क्लियर? अब ध्यान दें, ग्लाइकोलाइसिस घटना का सिंपल मतलब होता है, एक लाइन के अंतर्गत इसका अर्थ यह होता है कि शरीर के अंदर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना और उससे एनर्जी प्राप्त होना, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। सभी इतना तो जानते ही हैं कि ग्लूकोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल पचाया जाए, उसे मेटाबोलाइज किया जाए तो एनर्जी कितनी प्राप्त होगी? तो 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। तो यहां पर ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है शरीर के अंदर ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का लाइसिस होना और एनर्जी प्राप्त होना, उसे हम ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब अगर आप इस एक 1 लाइन के अर्थ को समझ गए हैं, तो ये सोचिए कि अगर हमारे खून में ग्लाइकोलाइसिस की घटना हो तो क्या इसका प्रभाव हमारे ब्लड शुगर लेवल पर पड़ेगा? क्या इसका प्रभाव हमारे खून में ग्लूकोज के लेवल पर पड़ेगा? तो बिल्कुल पड़ने वाला है। क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहां पर मतलब समझें कि मान लेते हैं मेरे पास में खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा थी 100 मॉलिक्यूल थे। कितने मॉलिक्यूल थे? मान लेते हैं मेरे पास खून के अंदर ग्लूकोज के 100 मॉलिक्यूल थे, लेकिन मुझे कुछ शारीरिक फिजिकल एक्टिविटी करना पड़ गया, मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है, तो मेरे शरीर को एनर्जी चाहिए। शरीर ने क्या किया? ग्लूकोज को लाइसिस ब्रेकडाउन कर दिया और उससे एनर्जी का निर्माण कर लिया कि प्रत्येक मॉलिक्यूल को तोड़ने से शरीर को 4 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त हुई। अगर मैं फिजिकल एक्टिविटी करके एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहता हूं और ग्लूकोज को तोड़ता हूं, तो इससे मेरे खून में जो पहले ग्लूकोज था उसकी तुलना में अब ग्लूकोज बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो सिंपल कॉमन सेंस वाला आंसर है कि अगर 100 था उसमें से 10-20 का इस्तेमाल कर लिया, एनर्जी बना लिया, तो मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? तो कम होने वाली है। तो ग्लाइकोलाइसिस घटना जब भी होती है तो इससे हमारे खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल में कमी आती है।
कमी क्यों आती है? तो सिंपल सी बात है कि अगर इस्तेमाल कर देंगे, खर्च कर देंगे तो कम होने वाला है। जेब में पहले 100 रुपए थे, जरूरत पड़ी 20 खर्च कर दिए तो कितने बचेंगे? 80 बचेंगे। इसका मतलब कम होने वाले हैं। अब बात करते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। हम दूसरी टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। दूसरी टर्म यह है ग्लाइकोजेनेसिस। इसके अंदर भी दो अलग अलग शब्दों को डिफरेंशिएट करके समझते हैं। एक शब्द लिखा है जेनेसिस और दूसरा शब्द लिखा है ग्लाइको। क्लियर? तो ध्यान दें, एक शब्द लिखा है ग्लाइको और दूसरा जेनेसिस। ग्लाइको मतलब तो है, यहां पर ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन से है। दूसरा शब्द यहां पर पूरा इस प्रकार समझें, एक शब्द है ग्लाइकोजन और दूसरा शब्द है जेनेसिस। दोनों को मिलाकर ग्लाइकोजेनेसिस शब्द बनाया है। वापस से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लें। एक शब्द है ग्लाइकोजन और दूसरा शब्द है जेनेसिस। क्लियर? ग्लाइकोजन प्लस जेनेसिस, तो इसको मिलाकर हमने बोल दिया ग्लाइकोजेनेसिस। अब दोनों का अर्थ समझें। ये जो टर्म लिखी है उसको संधि विच्छेद करके समझाया गया है कि एक शब्द है ग्लाइकोजन और दूसरा शब्द है जेनेसिस। केवल जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन। आपने जेनेसिस मतलब सिंथेसाइज होना, बनना, फॉर्मेशन होना शब्द सुना होगा। तो जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना और ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन का तात्पर्य होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज से मतलब है कि जब हमारे पास में खून के अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है। मान लेते हैं कि मुझे खून के अंदर 100 mg की आवश्यकता थी, लेकिन मेरे पास खून में अभी 150 mg है। ध्यान से एग्जाम्पल को समझें। मान लेते हैं कि मैंने अभी मिठाइयाँ खाई हैं, कुछ मीठी वस्तु खाई है और मेरे खून के अंदर शुगर का लेवल पहुंच गया है 150 mg। मुझे सामान्य नॉर्मल रेंज कितनी चाहिए थी कि मुझे शरीर का काम ठीक से चलता रहे, ज्यादा भी शुगर ना हो और कम भी शुगर ना हो। इसके लिए मुझे आवश्यकता है कि खून में 100 mg बना रहे और मेरे पास अभी कितना हो गया है? 150 mg। तो शरीर क्या चाहेगा? एक्स्ट्रा है उसे शरीर से फेंक दें या फिर एक्स्ट्रा है तो जमा कर लें, जरूरत पड़ेगी तो आगे कभी काम आएगा। तो आप सिंपल सा जवाब यही देंगे कि अगर एक्स्ट्रा है तो शरीर यही चाहेगा कि उसको जमा कर लेते हैं, आगे कभी जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। तो अब शरीर ये करता है कि इस 150 mg जो अभी खून के अंदर है उसमें से वह 50 mg को एक बंडल बनाकर, एक स्टोर फॉर्म के रूप में बंडल बनाकर उसे खून से हटाकर टिश्यू में जमा कर देता है। उसे इस पूरी घटना को आप पैसे वाले एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें दैनिक खर्च के लिए महीने में 5,000 रुपये चाहिए थे। क्लियर? हमें नॉर्मल खर्चा जो है हमारा, हमें रूटीन खर्चे के लिए महीने के 5,000 चाहिए थे, लेकिन अभी हमारे पास में 10,000 है। क्लियर? हमारे पास में अभी 10,000 रुपये हैं, लेकिन हमें खर्चे के लिए चाहिए 5,000। तो आप बचे हुए 5,000 का क्या करेंगे? उसे खर्च कर देंगे या उन 5,000 को आप अपने बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे? तो सिंपल जवाब है कि सर एक्स्ट्रा हैं, ज्यादा पड़े हैं, तो हम बैंक अकाउंट में जमा करा देंगे। जमा क्यों करवा देंगे? कि जब अगले महीने या कभी भी हमें अचानक जरूरत पड़ जाएगी तो हम वापस से उसको निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही घटना होती है ग्लाइकोजेनेसिस वाली। क्या हुआ वो समझें। हमारे पास था 150 mg, खर्चे के लिए कितना चाहिए? 100 mg। ज्यादा कितना है? 50 mg। शरीर ने यह किया कि उस एक्स्ट्रा वाले ग्लूकोज को खून से निकालकर कहां जमा कर दिया? टिश्यूज के अंदर। आपके पास 10,000 थे, आपने 5,000 तो खर्चे के लिए चाहिए थे वो तो रखे, बाकी 5,000 निकालकर कहां जमा करा दिए? बैंक अकाउंट में। अब मैं आपसे पूछूं कि आपके जेब में जो अभी 10,000 थे, जमा करवा देने से आपके जेब में पैसों की मात्रा बढ़ गई या कम हो गई? ध्यान दें, एग्जाम्पल को ध्यान से सुने और समझें। आपके पास 10,000 रुपए थे, आप कुछ पैसे 5,000 माना कि बैंक में जमा करवा कर आ गए। अब आपके जेब में पैसों की मात्रा बढ़ गई या कम हो गई? तो आपका जवाब होगा कि सर 10,000 थे, 5,000 जमा करवा दिए हैं, तो जेब में तो पैसों की मात्रा में थोड़ी कमी ही आई है।
वैसी ही घटना यहां पर होती है। अब मैं वापस टॉपिक पर आता हूं, उस बात को समझें। हमने ग्लाइकोजेनेसिस लिखा है, हमारे पास जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज था। हमारा शरीर यह करता है कि कुछ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को खून से निकाल कर, मीन्स खून में नहीं रखता है, खून में रखेगा तो शुगर लेवल बढ़ा ही रहेगा, उसे खून से निकाल कर टिश्यूज के अंदर, मतलब मसल्स के अंदर, लीवर के अंदर, जहां पर भी जगह मिलती है उन टिश्यूज के अंदर उसे जमा करवा देता है। तो जमा ग्लूकोज ही रहेगा या बंडल बनाकर रखेगा। तो यहां पर स्थिति यह होने वाली है कि हम केवल सिंगल ग्लूकोज को जमा नहीं रखते हैं, हम जितना एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, माना कि 50 mg एक्स्ट्रा है, तो हमने 50 mg का बंडल बना लिया और उस बंडल को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। क्लियर? तो वो स्टोर फॉर्म जो है, जो बंडल बनाया है ग्लूकोज का, उसे हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। और जेनेसिस का मतलब फॉर्मेशन। तो फिर ग्लाइकोजेनेसिस क्या हुआ? शरीर में ज्यादा ग्लूकोज होने पर कुछ मात्रा में ग्लूकोज को खून से निकालकर बंडल के तौर पर टिश्यूज में जमा कर देने की घटना को, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की घटना को हम ग्लाइकोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दें, ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स ग्लाइकोजन के बनने की घटना। और ग्लाइकोजन क्या है? तो ग्लाइकोजन एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है। वो स्टोर कहां होगा? तो जवाब होगा कि टिश्यूज में होगा। टिश्यूज कौन से? वो मसल्स भी हो सकती हैं, वो लीवर भी हो सकता है। क्लियर? अब मैं यहां पर एक सवाल करता हूं कि अगर हमारे खून में, हमारे शरीर में ग्लाइकोजेनेसिस की घटना हो तो इससे ब्लड शुगर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा कि कम होगा? तो यहां आंसर होना चाहिए बिना किसी कंफ्यूजन के कि सर इससे खून के ग्लूकोज के लेवल में कमी आनी चाहिए। 150 था, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया तो कितना बचा? 100 ही बचा। तो 50 कहां चला गया? तो 50 हमने जमा कर लिया। कहां? खून में ही या खून से निकाल कर? तो खून से निकालकर हमने टिश्यूज में जमा कर लिया, इसलिए खून के अंदर उसकी मात्रा में थोड़ी कमी आती है। क्लियर? तीसरे पॉइंट पर आते हैं। तीसरा पॉइंट हमने लिखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्लियर? अब ग्लाइकोजिनोलाइसिस ग्लाइकोजेनेसिस का बिल्कुल विपरीत टर्म है। विपरीत टर्म कौन सा? पहला शब्द लिखा है ग्लाइकोजन और दूसरा शब्द लिखा है लाइसिस। ध्यान दें, पहला शब्द लिखा है ग्लाइकोजन और दूसरा शब्द लिखा है लाइसिस। आप दोनों ही शब्दों का मतलब जानते हैं। क्लियर? ग्लाइकोजन मतलब क्या है? ग्लाइकोजन का मतलब हम समझ चुके हैं कि ग्लाइकोजन मतलब होता है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज। जो हमने बंडल का जिक्र किया था वो होता है ग्लाइकोजन। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। अब ये बताइए कि अगर आवश्यकता पड़े, एग्जाम्पल के तौर पर हमें आवश्यकता थी 100 mg की, अभी हमारे खून में है 80 mg, जरूरत कितने की है? 100 की। खून में कितना है? अभी 80 ही है। तो शरीर क्या करेगा? नया ग्लूकोज लाने की कोशिश करेगा। नया ग्लूकोज लाने के लिए क्या करेगा कि अगर कहीं जमा पड़ा हो, पहले से शरीर में हो, कहीं टिश्यूज में स्टोर कर रखा हो, तो उसे तोड़कर वापस खून में लाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये जमा पूंजी जो थी, ये ग्लाइकोजन जो था, अगर उसका ब्रेकडाउन होने लग जाए तो उस घटना को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस के नाम से जानते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर जमा ग्लूकोज जो था, जिसे हम ग्लाइकोजन बोल रहे थे, उसे टिश्यू से तोड़कर वापस खून में लाया जाए, तो अगर वो बंडल टूटेगा तो वापस क्या बनेगा? वापस ग्लूकोज ही बनेगा, क्योंकि हमने एक एक ग्लूकोज को मिला मिलाकर बंडल बनाया था। उस बंडल को हमने ग्लाइकोजन कहा था। जरूरत पड़ी तो हम बंडल को तोड़ेंगे। अगर बंडल को तोड़ेंगे तो वापस क्या निकलेगा? ग्लूकोज निकलेगा, जिससे ग्लाइकोजिनोलाइसिस में हम जमा पूंजी को, उस जमा बंडल को तोड़ते हैं और उस तोड़ने की घटना को हम ग्लाइकोजिनोलाइसिस बोलते हैं। अब सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल कि अगर शरीर में ऐसा ग्लाइकोजन तोड़ने वाली घटनाएं की जाएं, तो क्या उससे खून में ग्लूकोज के लेवल में परिवर्तन आएगा? तो बिल्कुल आएगा। क्या परिवर्तन आएगा? ग्लूकोज बढ़ेगा कि कम होगा? ध्यान दें, चाहिए कितना था? 100, है कितना? 80। हमारे पास
टिश्यूज में पड़ा था, मसल में जमा पड़ा था, हमने तोड़कर उसको खून में ले आए, तो अब खून के अंदर ग्लूकोज कम हो जाएगा कि बढ़ेगा? तो जवाब होना चाहिए कि सर खून में ग्लूकोज बढ़ेगा। मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस ऐसी घटना है जो कि खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा देता है। बढ़ाता कहां से है? टिश्यूज में जमा है, उससे तोड़कर खून में लाता है, जिससे खून में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ावा मिलता है। आगे बढ़ते हैं। हमने चौथा तथ्य लिखा है ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर? इसके अंदर भी अलग अलग शब्द हैं, संधि विच्छेद करके देखते हैं। सबसे पहला शब्द लिखा है ग्लूको, दूसरा शब्द लिखा है नियो, और तीसरा शब्द लिखा है जेनेसिस। एक एक शब्द को ध्यान से देखें। पहला शब्द हमने लिखा है ग्लूको। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। दूसरा शब्द लिखा है नियो। नियो का मतलब होता है न्यू। न्यू मतलब नया। क्लियर? और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, सिंथेसिस। जेनेसिस शब्द हम पहले ही पढ़ चुके थे। जेनेसिस शब्द का मतलब होता है फॉर्मेशन। क्लियर? जैसा कि हमने पहले कहा था कि ग्लाइकोजन को फॉर्मेशन होने की घटना, ग्लाइकोजन बनने की घटना को हमने ग्लाइकोजेनेसिस कहा था। तो यहां ध्यान दें, हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस टर्म लिखी है। ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, नियो का मतलब नया, और जेनेसिस का मतलब सिंथेसाइज होना। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत नए ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। इस घटना को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। अब सोचने वाली बात है कि सर नया ग्लूकोज कहां से बनता है? अगर शरीर ने बाहर से नहीं लिया है तो नया ग्लूकोज कैसे बन सकता है? तो शरीर में कुछ विशेष मेटाबॉलिक गतिविधियां होती हैं जिनके द्वारा नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंसेस को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि अगर शरीर में ग्लूकोज बहुत कम है, कहीं से भी अंदर जमा फॉर्म को तोड़ने से भी नहीं मिल पा रहा है, तो शरीर यह कर सकता है कि हमारे बॉडी में, हमारे खून में अगर फैटी एसिड्स पड़े हों, फैटी एसिड्स या अमाइनो एसिड। अब ध्यान दें, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड किसके हिस्से हैं वो भी समझ लें। फैटी एसिड्स तो किससे बनता है? फैट ब्रेकडाउन से बनता है। और अमाइनो एसिड किसका हिस्सा है? तो अमाइनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन का पार्ट है। क्लियर? तो ध्यान दें, हमारा शरीर जो है वह आवश्यकता पड़ने पर फैटी एसिड को और अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करके उनमें रासायनिक गतिविधियां करवाकर वो उन फैटी एसिड मतलब फैट, अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन, उनको कन्वर्ट करके वह ग्लूकोज का निर्माण हमारे शरीर के अंदर हो सकता है। इस प्रकार एक नया ग्लूकोज बनना जो कि फैट या प्रोटीन के इस्तेमाल से बनता है, इस घटना को हम ग्लूकोनियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर? नियो मतलब नया, तो नया ग्लूकोज का बनना किससे बना? या तो फैटी एसिड का इस्तेमाल करके या अमाइनो एसिड का इस्तेमाल करके। अब एक सिंपल सा कॉमन सेंस वाला सवाल कि अगर हमारा शरीर ऐसी ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की घटना को करवाता है तो उससे ब्लड शुगर लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जवाब होना चाहिए कि सर ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर होगा, अगर शरीर में हम फैट को तोड़कर हम प्रोटीन के अमाइनो एसिड को इस्तेमाल करके अगर ग्लूकोज नाम का प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, अगर नया ग्लूकोज फॉर्मेशन करते रहेंगे, तो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होगी। मतलब यह खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़वाने वाला। क्लियर? तो यहां चारों टर्म उम्मीद है सभी को क्लियर हो गई होंगी। पहली टर्म लिखी है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का टूटना और एनर्जी का बनना, जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। क्लियर? दूसरा ग्लाइकोजेनेसिस, खून में ग्लूकोज ज्यादा था, हमने खून से निकालकर उसे टिश्यू में जमा करवा दिया, जिससे खून में ग्लूकोज कम हो गया और जो एक्स्ट्रा था वो टिश्यू में जमा हो गया। हम ये जो वैल्यूज लिख रहे हैं वो किस में लिख रहे हैं? बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर? तो हम ब्लड के अंदर ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। अगर हमने ग्लाइकोजेनेसिस प्रक्रिया से खून के अंदर का ग्लूकोज निकलवा कर टिश्यू में जमा करवा दिया तो इससे हमारा खून के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होने वाला है। अब बात करते हैं तीसरे तथ्य के बारे में
तीसरा हमने लिखा है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। अगर हम जमा पूंजी को तोड़कर वापस खून में लाना चाहेंगे तो वापस ग्लूकोज बनने वाला है और जिससे खून में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होगी। और चौथा तथ्य हमने पढ़ा कि हमारे पास फैट और प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल थे और हमने उनको तोड़ तोड़ के नया ग्लूकोज बनाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया है, जिससे नया ग्लूकोज बना और नया ग्लूकोज अगर बनता है तो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि होने वाली है। क्लियर? तो सभी को ये चारों टर्म समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करते हैं इस चारों टर्म को अगर आप भली भांति समझ गए हैं तो इसे अब हम इंप्लीमेंट करते हैं T3 और T4 के फंक्शन पर। क्लियर? T3 और T4 के फंक्शन, कंफ्यूज ना हो, हम क्या पढ़ रहे थे वापस से आपको रिकॉल करवा देते हैं। हम फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4 पढ़ रहे थे। हमने ये 3 फंक्शन तो डिस्कस कर लिए थे। हम चौथा फंक्शन डिस्कस कर रहे थे, इफेक्ट ऑन द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब किस किस का? तो पहला प्रोटीन का, दूसरा फैट का और तीसरा कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन पर हमने लिख दिया कि यह प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ावा देता है, जिससे बना हुआ प्रोटीन, सिंथेसाइज हुआ प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में, टिश्यू फॉर्मेशन में काम आता है और यह हार्मोन भी शारीरिक वृद्धि में मददगार साबित होने वाला है। देन हमने पढ़ा फैट मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव। कितने प्रभाव? 2। पहला तो फैट का ब्रेकडाउन करके फैटी एसिड बनवाना, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होना, और दूसरा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करना। क्लियर? देन हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पर क्या प्रभाव है। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब किसका मेटाबॉलिज्म? ग्लूकोज का। यह हार्मोन ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़वाता है। क्लियर? हमने ये तथ्य, एक सत्य तो हमने लिख दिया कि हमारा T3 T4 जब भी आएगा यह खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़वाएगा। और इसी बात को सिद्ध करने के लिए कि यह हार्मोन खून में ग्लूकोज की मात्रा को कैसे बढ़वाता है, इसके लिए हमने 3 पॉइंट लिखे थे कि पहला तो यह हार्मोन ये करता है कि यह इंक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द जीआईटी करवाने वाला है। मीन्स जीआईटी ट्रैक्ट से ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को बढ़ावा देता है। हम जितना खाना खाते हैं वो जीआईटी ट्रैक्ट में गया, T3 और T4 ने आकर एब्जॉर्प्शन की घटना को बढ़ावा दिया, जिससे सारा ग्लूकोज खून में आ गया। और यह भी एक वजह हो सकता है कि T3 और T4 खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़वाता है। फिर हमने डिस्कस किया, दूसरा पॉइंट हमने लिखा था कि यह हार्मोन जो T3 और T4 है, यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस की घटना को बढ़ावा देता है। अब ये तथ्य आपको इन चारों टर्म के आधार पर समझ में आ जाना चाहिए कि अगर हमारा T3 और T4 हार्मोन आएगा तो यह ग्लाइकोजिनोलाइसिस घटना को बढ़वाएगा। याद करें, ग्लाइकोजिनोलाइसिस ये हमारी तीसरी घटना का नाम है। इसमें होता क्या है? इसमें जमा ग्लाइकोजन जो होता है वह टूटने लगता है। जमा पूंजी जो ग्लाइकोजन के रूप में थी वो टूटने लगेगी और खून में ग्लूकोज आने लगेगा। तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी? तो बढ़ने वाली है। तो हमारा T3 और T4 टिश्यूज के अंदर जमा ग्लाइकोजन को तोड़कर खून में ग्लूकोज के लाने की घटना को बढ़ाता है, जिससे खून के अंदर ग्लूकोज के लेवल के अंदर हमें वृद्धि देखने को मिलने वाली है। क्लियर? और तीसरा इफेक्ट हमने ये लिखा था कि हमारा T3 और T4 जो होता है वह ग्लूकोनियोजेनेसिस नाम की घटना को भी बढ़ावा देता है। ध्यान दें, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी हमने डिस्कस किया। ग्लूकोनियोजेनेसिस हमारी चौथी टर्म का नाम था। नियो मतलब नया, ग्लूको मतलब ग्लूकोज और जेनेसिस मतलब बनना। नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस मतलब प्रोटीन या फैट का इस्तेमाल करके जो नया ग्लूकोज बनता है उसे हमने ग्लूकोनियोजेनेसिस का नाम दिया था। तो हमारा T3 और T4 हार्मोन जब भी आता है तब वह ऐसा ग्लूकोनियोजेनेसिस की घटना को बढ़ा देता है। मीन्स T3 और T4 नया ग्लूकोज बनने की घटना को बढ़ाता है और नया ग्लूकोज बनने की घटना को बढ़ावा मिलेगा तो इस घटना के बढ़ने से खून के अंदर शुगर का लेवल भी प्रभावित होगा और शुगर का लेवल क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। तो इसका मतलब हमारे T3 और T4 ने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को इन्फ्लुएंस करते हुए जो खून के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाया था वो कैसे बढ़ाया
अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर होना चाहिए 3 घटनाओं के माध्यम से खून में ग्लूकोज बढ़वाया है। कौन कौन सी? पहला तो T3 और T4 ने GIT ट्रैक्ट से बहुत सारा ग्लूकोज खींचकर खून में ले आया, एक पहली घटना हो गई जिससे ग्लूकोज बढ़ गया। दूसरा T3 और T4 ने यह किया कि उसने बहुत सारे जो जमा ग्लूकोज था, जो टिश्यूज में जमा था, उनको तोड़ तोड़कर खून में लाने की घटना को बढ़ा दिया, जिससे भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ा। और तीसरा इस हार्मोन ने यह किया कि इसने फैट का इस्तेमाल करके, प्रोटीन का इस्तेमाल करके नया ग्लूकोज बनाने की घटना को भी बढ़ावा दे दिया, जिससे और नया ग्लूकोज सिंथेसाइज होता रहा और इससे भी खून में ग्लूकोज के लेवल के बढ़ने को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिज्म। ये चारों टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखें कि हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ये हो गए हमारे 4 फंक्शन। तो हम आज की क्लास में इन 4 फंक्शंस तक ही पढ़ते हैं। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हमारे रिमेनिंग फंक्शंस हैं, रिमेनिंग मतलब हमारा T3 और T4 शरीर में काफ़ी सारे फंक्शंस को रेगुलेट करता है, जिसमें हम आज की क्लास में हम ये 4 फंक्शन डिस्कस कर पाए हैं। 4 कौन कौन से? पहला, यह BMR को अफेक्ट करता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाता है तो शरीर में हीट जनरेशन की गतिविधि को भी बढ़ाता है, जिससे शरीर में BMR को बढ़ावा मिलता है और BMR को बढ़ावा मिलने से बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ता है। तीसरा हमने लिखा था कि RBC फॉर्मेशन की घटना मतलब इरिथ्रोपोइसिस को भी स्टिमुलेट करता है, और इरिथ्रोपोइसिस स्टिमुलेट होगा तो RBC प्रोडक्शन की मात्रा में बढ़ोतरी होने वाली है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने वाली है। और चौथा फंक्शन हमने पढ़ा था कि हमारा T3 और T4 हार्मोन मेटाबॉलिज्म को भी प्रभावित करता है। और मेटाबॉलिज्म किसका? प्रोटीन का, फैट का और कार्बोहाइड्रेट का। और तीनों का मेटाबॉलिज्म हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अन्य जो फंक्शंस हैं, इन 4 के अलावा और क्या क्या काम हमारा T3 और T4 शरीर में करवाता है, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।